दोस्तों, हमारे देश में दो टाइप के कानून हैं। पहला क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। अगर हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करें तो हमारे देश में जितने भी घटने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को क्रिमिनल लॉ ही देखता है। और जो क्रिमिनल लॉ है वो हमारे देश के सभी नागरिक के ऊपर एक समान लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। और अगर हम सिविल लॉ के बारे में बात करें तो सिविल लॉ में जनरली शादी, तलाक और जो संपत्ति के जो मुकदमे हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो इंडिया में, हमारे देश में जो सिविल लॉ है वो कुछ धर्मों के ऊपर लागू होती है और कुछ धर्मों के ऊपर लागू नहीं होती। अगर हम लागू होने वाले धर्म की बात करें तो हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ये चार धर्म के ऊपर ये जो सिविल लॉ है, जो हमारे संविधान में जो सिविल लॉ जो अभी लिखा हुआ है वो लागू होती है। अगर हम नहीं लागू होने वाली धर्म के बारे में बात करें तो मुस्लिम, ईसाई और पारसी, ये तीनों धर्म के ऊपर हमारे देश में जो सिविल लॉ है वो लागू नहीं होती है। इन तीनों धर्मों का कहना है, इनकी बुक में खुद की पर्सनल लॉ लिखी हुई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और लोग इसको विरोध क्यों कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। जी हाँ दोस्तों, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, मतलब समान नागरिक संहिता। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे सारे धर्म एक साथ रहते हैं और सारे धर्म के ऊपर एक कानून लागू होता है। लेकिन जरा सा आप सोचिए कि जो सिविल लॉ है वो कुछ धर्मों के ऊपर लागू हो रहा है, कुछ धर्मों के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। क्या ये भारत को धर्म और पंथ निरपेक्षता बनाता है? फिर आप कहोगे जी नहीं बनाता है। तो भारत को, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे मजबूत संविधान है, तो क्या सिर्फ जानने से और बोलने से हो जाता है? एक देश में जो कानून किसी धर्म के ऊपर कोई लॉ लागू हो रहा है वही लॉ किसी और धर्म के ऊपर लागू नहीं हो रहा, क्या हमारे संविधान की वो मजबूती को दर्शाता है? क्या हमारे संविधान जो दुनिया के सबसे बड़ी संविधान है उसको बनाता है? तो आप कहोगे जी नहीं। इसलिए अगर आप एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे मजबूत संविधान के निर्माण करना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे क्या हो। दोस्तों, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे, मैं जितना भी इस लॉ के बारे में जाकर रिसर्च किया हूं, सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, उनकी सबसे ज्यादा फायदा मुझे देखने को मिल रही है और उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। आज हमारे देश में एक लड़कियों की शादी की जो उम्र होती है वो 18 साल है। अगर 18 साल से पहले हमारे देश में अगर कोई गर्ल्स की शादी की जाती है तो ये कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार अगर जाएं, उसमें जो लड़कियों की उम्र है वो 15 साल दी गई। अगर कोई मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र में अगर वो शादी कर लेती है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वो एक लीगल शादी है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वो एक इलीगल है। इलीगल मीन्स कि वो एक कानूनी अपराध है। दोस्तों, तनिक आप सोचिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाती है तो जो मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र जो 15 साल है उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया जाएगा। और 18 साल करने के बाद दोस्तों, जो उन बच्चियों को, वो लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल जाए और पढ़ने का मौका मिलने की वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए वो जा सकती है। दोस्तों, अगर हम अगली फायदे की बात करें तो इंडिया में तलाक लेने की जो प्रोसेस है सभी के लिए एक समान हो जाएगी और जो तलाक के बाद जो बेनिफिट मिलनी चाहिए जो महिलाओं की, वो भी उनको दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडियन मैरिज एक्ट के अनुसार अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेती है तो पति उसको गुजारा भत्ता देता है।
पर महीने कुछ पैसे देता है उसको गुजारा करने के लिए। लेकिन अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में बात किए जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होती है उसके अनुसार तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देता है। तनिक आप सोचिए कि अगर ये यूनिफॉर्मेलिटी की कानून आ जाती है, अगर ये सिविल कोड आ जाता है, तो जिस तरह हिंदू महिलाओं को तलाक के बाद उसको गुजारा भत्ता भी उसके पति से के द्वारा दिया जाता है, मुस्लिम को भी मिलेगी और मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी, तो वो अपनी लाइफ अच्छी तरह वो आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएगी। दोस्तों, गुजारा भत्ता से मुझे एक केस याद आ रहा है। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो एक मुस्लिम महिला शाह बानो जिनका नाम था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि मेरा तलाक के बाद मेरा पति मुझे जो गुजारा भत्ता है वो देने से मना कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के तरफ में यह फैसला सुनाया कि उसका पति, जो शाह बानो के जो पति था, उसको 25 रुपये पर महीने के अनुसार उसको गुजारा भत्ता दे। मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं वो राजीव गांधी के ऊपर दबाव बनाए और उस वक्त राजीव गांधी को एक नया कानून लाना पड़ा। उस कानून में यह लिखा हुआ था कि अगर कोई महिला मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ शादी करती है और उसके बाद वो अगर उसकी तलाक होती है तो तलाक के बाद उस महिला को उसके पति गुजारा भत्ता नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर हम आओ फायदे की बात करें तो अभी मुस्लिम महिलाएं किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा गया है कि कोई भी मुस्लिम महिला किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो मुस्लिम महिलाएं भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो मुस्लिम मर्द को एक से ज्यादा शादी करने पे रोक लगा दी जाती है। और यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह आज एक हिंदू बेटी अपने पिता के जायदाद में आधे का मालकिन होती है, अगर ये लॉ आ जाता है तो एक मुस्लिम लड़की भी अपने पिता के जायदाद में आधे की मालकिन बन जाएगी। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिस कानून से किसी एक वर्ग की महिलाओं को इतनी ज्यादा फायदे मिल रही है वो कानून आनी चाहिए या नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ धर्म के जो ढोवैये हैं वो इसे कौम के खिलाफ साजिश बतलाकर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो चीज शरीयत के अनुसार है उसमें चेंज करना नहीं है। लेकिन अगर वो लोग आराम से बैठकर अपने दिल पर हाथ धरकर ये सोचे तो उनको पता चलेगा कि वो जिस चीज को विरोध कर रहे हैं शायद वो जायज नहीं है। दोस्तों, आज हम उस एरा में जी रहे हैं जहां पे हर लोग मॉडर्न होने के लिए सोच रहे हैं, हर लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सारे लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां जो हैं उनकी सीईओ तक बन रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जहां सभी लोग उड़ने के लिए तैयार हैं या फिर उड़ रहे हैं, तो जो एक सेक्शन के जो लोग हैं वो क्यों पीछे रहे? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसके फायदे हैं सिर्फ भारत ही मुस्लिम महिलाओं के लिए ला रहा है। जो अगर हम और भी मुस्लिम कंट्री की बात करें तो ये जो जितने भी फायदे हैं, जितने भी अभी जो फायदे हमने आपको बोला है, वो सारे जो अदर जो मुस्लिम कंट्री है वो अपने यहाँ की महिलाओं के ऊपर ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। वहां की जो महिलाएं हैं जो आज वहां के पुरुषों के बराबर है। तो प्रश्न है कि ये इंडिया में क्यों नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मुद्दा है वो उठा कैसे। तो दोस्तों, 10 से ज्यादा मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अलग अलग सरकारों को ये कह चुका है कि आप जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ लाएं। दोस्तों, अगर हम कुछ मुद्दे की बात करें तो 2017 में सायरा बानो के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को कहा था कि आप जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। अदालत का कहना था कि आज का हिंदुस्तान जाति और धर्म से ऊपर उठ चुका है और उसके शादी या फिर तलाक में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना आए, इसलिए जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। दोस्तों, जिस इरा में जी रहे हैं, क्या हमें उस इरा में बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या आज भी हम 150-200 साल पुरानी लॉ के साथ जी सकते हैं? तो दोस्तों, आप ही बताओ कि क्या हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, हम अपनी पास्ट की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं।
तो मेरा मानना है कि जो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रही है उसे हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसको वेलकम करनी चाहिए। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट में लिखकर बतलाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।